गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवात स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद मेरे बच्चों हम अपनी क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। और पिछली क्लास में हम सोनीपत जिले के महान व्यक्तित्वों को पढ़ रहे थे, उन व्यक्तित्वों को पढ़ रहे थे जिनका जन्म सोनीपत जिले में हुआ। और उन व्यक्तित्वों से आगामी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्यक्तित्व से क्वेश्चन सीईटी में भी पूछा गया है और आगे भी आपसे पूछता रहेगा। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा कि सारी की सारी बातें परफेक्ट है, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, कोई इश्यू आप लोगों को नहीं है। और फिर भी यदि आप लोगों को कोई इश्यू आता है तो आप उस इश्यू का छोटा सा वीडियो बनाइएगा और 9812307176 व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। तो आपका लगभग 10-15 मिनट के अंदर वो जो प्रॉब्लम होगी, वो जो इश्यू होगा, उसको रिजोल्व करवा दिया जाएगा। चलेगा, सब एकदम परफेक्ट है। क्लास को स्टार्ट करें फिर बच्चों। डेली आपकी मॉर्निंग की क्लास का यही टाइम होगा। आप लोगों को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि क्लास कब होगी, ठीक है? यही आपकी क्लास का टाइमिंग रहने वाला है। और इवनिंग की क्लास भी आज से स्टार्ट हो जाएगी भाई, ठीक है? मैंने मंडे से बोल रखा था, एक क्लास मैंने इवनिंग में दी है, तो आज से वो इवनिंग वाली क्लास भी आपकी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? चलेगा। कुछ और व्यक्तित्वों की बात करते हैं। सुमित अंतिल के बारे में हमने लास्ट में पढ़ा था। सुमित अंतिल के बाद मेरे बच्चों हम बात करेंगे एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, सीमा अंतिल। सीमा अंतिल की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो शख्सियत आपको ध्यान रखनी है उसका नाम है सीमा अंतिल। कई जगह बच्चों इसे सीमा पुनिया भी लिख देता है, ठीक है? सीमा अंतिल पुनिया भी साथ में जोड़ लीजिएगा, क्योंकि एक तो होता है खुद का सरनेम और एक होता है पति का सरनेम, ठीक है? तो ससुराल जाने के बाद लड़की जो है वो अपने पति का सरनेम ले लेती है। तो सीमा अंतिल पुनिया जो है, इनका जन्म भी कहां हुआ? खेवड़ा गांव के अंदर। और खेवड़ा गांव भी आपका कहां? सोनीपत जिले का गांव है। मेरे बच्चों आपसे गांव का नाम पूछा गया था। देखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हरियाणा जीके के अंदर पूछे जाएंगे, आपको आसान जरूर लगेंगे वो पेपर से पहले, लेकिन जब पेपर में बैठते हो तो वो क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी पढ़े होते हैं, लेकिन उसका कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोग नहीं पढ़ के जाते हो, तो फिर आता आता क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाता है। सीमा अंतिल पुनिया का संबंध पूछा गया था, कौन से गांव से? जिले से नहीं पूछा गया था, जिला तो सभी को पता है सोनीपत। तो गांव का नाम क्या ध्यान रखना है? खेवड़ा। जहां पर भी मैं हरियाणा जीके के अंदर कहीं पर भी गांव का नाम मेंशन करता हूं तो आप लोगों को गांव का नाम ही याद रखना है। और गांव का नाम याद रख के आप उसको ध्यान रखेंगे कि ये कौन से जिले के अंतर्गत आता है। सीमा अंतिल जो पुनिया है, ये डिस्कस थ्रो की बेहतरीन खिलाड़ी रही। और 2018 के यदि मैं एशियन गेम्स की बात करता हूं, जो इंडोनेशिया के जकार्ता में खेले गए थे, 2018 एशियन गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया था। ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। और 2018 के अंदर ही गोल्ड कोस्ट के अंदर बच्चों आपके राष्ट्रमंडल खेल खेले गए थे, जिन्हें हम कॉमनवेल्थ गेम बोलते हैं, ब्रिटिश एम्पायर गेम भी बोल सकते हैं। जहां जहां अंग्रेजों ने शासन किया वो देश इन खेलों के अंदर क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने जीता रजत पदक। और ये 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, ये हुए थे गोल्ड कोस्ट के अंदर, ठीक है? तो ये सीमा अंतिल पुनिया के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगली जो शख्सियत है वो है सुमित कुमार। सुमित कुमार, सुमित कुमार जो है बच्चों, ये फील्ड हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। फील्ड हॉकी, फील्ड हॉकी का मतलब
जो फील्ड पे खेली जाती है ना, हॉकी कई टाइप की होती है, बर्फ के ऊपर भी खेली जाती है हॉकी, उसे आइस हॉकी बोलते हैं। तो ये फील्ड हॉकी क्या है, प्लेयर हैं। और अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ 2020 जो खेले गए 2021 के अंदर कोरोना के चलते, उस टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। और बच्चों उस टीम के ये क्या रहे थे, खिलाड़ी रहे थे। तो ध्यान रखना है, टोक्यो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2020 कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य रहे। कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य। पुरुष हॉकी टीम के क्या रहे, सदस्य रहे हैं सुमित कुमार। चलेगा, एक और शख्सियत की बात करते हैं, हिमांशु राणा। बाकी यहां से कबड्डी के भी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी आते हैं। प्रदीप नरवाल की मैं बात करूं तो हिमांशु राणा ये क्रिकेटर हैं बच्चों, सोनीपत से ही आते हैं। हिमांशु राणा सोनीपत से, ठीक है। तो ये सोनीपत के महान व्यक्ति तो हैं, बाकी जो और व्यक्ति तो आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे, मैं अभी नहीं लिखवा रहा हूं, उनको जहां पर भी जरूरत होगी लिखवाने की मैं आप लोगों को लिखवाता रहूंगा, ठीक है। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर ने ये व्यक्ति तो छोड़ दिया है, सर ने सोनीपत जिले में ये बात छोड़ दी है। वो यदि मैंने कोई बात छोड़ी होगी तो वो जानबूझ के छोड़ी होगी, उसको आगे आने वाले टॉपिक के अंदर कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलेगा, अब हम बात करते हैं यहां पर महत्वपूर्ण तथ्यों की। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम पढ़ेंगे सोनीपत के, जहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रदेश में जो हर्षवर्धन कालीन सिक्के प्राप्त हुए, प्रदेश में हर्षवर्धन प्रदेश में हर्षवर्धन कालीन सिक्के व 1200 यूनानी बैक्टीरियाई सिक्के। बारह सौ यूनानी बैक्टीरियाई सिक्के सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। सोनीपत से क्या हुए हैं बच्चों, प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि देश का सबसे अत्याधुनिक देश का सबसे अत्याधुनिक नंदगढ़
नंद घर का मतलब होता है आंगनवाड़ी के अंदर। नंद घर या आंगनवाड़ी केंद्र। मेदांता ग्रुप के सहयोग से, जो आपने गुड़गांव के अंदर हॉस्पिटल सुना होगा मेदांता, मेधांता ग्रुप के सहयोग से हसनपुर गांव में स्थापित किया गया। हसनपुर गांव के अंदर बच्चों स्थापित किया गया है। ठीक है, बात करें कि प्रदेश में मशरूम के उत्पादन के लिए प्रदेश में मशरूम या जिसे हम बोलते हैं खुम्बी, तो प्रदेश में मशरूम और खुम्बी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जो गांव है आपका वो खूबड़ू गांव है। और ये सोनीपत जिले का ही गांव है बच्चों। प्रदेश में सीताफल, प्रदेश में सीताफल, ड्रैगन फ्रूट, तुम लोगों ने खाया है क्या ड्रैगन फ्रूट? गोभी, खट्टे फलों का उत्पादन, सोनीपत जिला करता है बच्चों। आपको यह भी ध्यान रखना है कि शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई। शेष सैया का मतलब होता है काला नाग, और आप लोगों ने विष्णु भगवान की मूर्ति को देखा होगा, वो समुद्र के बीचों बीच एक काले नाग के ऊपर आपको आराम करते हुए मुद्रा में नजर आएंगे। जो आप मूर्ति के अंदर बच्चों वो पानी देखते हैं, जिस पानी के अंदर वो काला नाग जिसके ऊपर भगवान विष्णु आराम करती हुई मुद्रा में आपको नजर आएंगे, उस पानी को हम बोलते हैं क्षीर सागर। उसी क्षीर सागर को आज की मानसरोवर झील बोला जाता है, जो तिब्बत के बच्चों कैलाश श्रेणी के अंदर स्थित है। ठीक है, तो जो वो काले नाग के ऊपर भगवान विष्णु आराम करते हैं, तो एक ऐसी प्रतिमा हमें प्राप्त हुई और वो सोनीपत के फिजिलपुर गांव से प्राप्त हुई, और उस काले नाग को बोल रहे हैं यहां शेष सैया। तो शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की जो मूर्ति है, पेपर में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। मैंने आप लोगों को भिवानी के अंदर पढ़ाया था विष्णु की अति प्राचीन मूर्ति, तो विष्णु की अति प्राचीन मूर्ति तोसाम भिवानी के अंदर प्राप्त हुई, और शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की जो मूर्ति है ये फिजिलपुर गांव से प्राप्त हुई है बच्चों।
फिजिलपुर गांव सोनीपत से क्या हुई है, प्राप्त हुई है। फिजिलपुर गांव सोनीपत से क्या हुई है, प्राप्त हुई है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ककरोई। ककरोई गांव है सोनीपत का। ककरोई जो सूक्ष्म जल आधारित परियोजना है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे जल आधारित विद्युत परियोजना। पानी की सहायता से बिजली का उत्पादन करना। ये ककरोई गांव के अंदर स्थापित की गई है बच्चों। ध्यान रखना है, देश की अत्याधुनिक देश की अत्याधुनिक हॉर्टिकल्चर मंडी। हॉर्टिकल्चर को हम बागवानी बोलेंगे, या फल व सब्जी मंडी। गन्नौर सोनीपत के अंदर स्थापित की जाएगी बच्चों। कहाँ स्थापित की जाएगी, गन्नौर सोनीपत। ये अभी तक स्थापित नहीं की गई है, प्रस्तावित है, इसको स्थापित किया जाएगा गन्नौर सोनीपत में स्थापित। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि ये जो देश की सबसे अत्याधुनिक बागवानी बाजार होगा, हॉर्टिकल्चर मंडी होगी, इसको किस देश की तर्ज पर बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखना है, ये जो मंडी होगी, ये जो मंडी होगी बच्चों, इसे चीन और फ्रांस देश की मंडियों के ऊपर बनाया जाएगा, उस तर्ज के ऊपर इसे बनाया जाएगा। तो ध्यान रखना है, यह मंडी जो होगी फ्रांस की रंगीन मंडी। कल फ्रांस जो है बच्चों, वो फीफा वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल खेल रहा था, अर्जेंटीना ने वो वर्ल्ड कप जीत लिया है। ठीक है, पेनल्टी शूट आउट के अंदर। तो यह मंडी जो है फ्रांस की रंगीन मंडी। तो आपसे आगे पूछा जाएगा पक्का पेपर के अंदर कि कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता है, अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि दूसरे नंबर पे कौन सी देश की टीम रही, तो फ्रांस की टीम रही है। ठीक है, तो यह मंडी फ्रांस की रंगीन मंडी व चीन की शेनज़हेन मंडी पर आधारित होगी। मंडी पर क्या होगी, आधारित होगी। बच्चों आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रदेश में मसाला मंडी कहां पर बनेगी। तो ये मंडियां पूछी जाती है। सेब मंडी हम पिंजौर में पढ़ेंगे, फूल मंडी हम गुरुग्राम में पढ़ चुके हैं। अब मसाला मंडी, हॉर्टिकल्चर मंडी, शहद मंडी, ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, ऊन बाजार, प्रदेश में मसाला मंडी, प्रदेश में मसाला मंडी जो होगी ये कौन से गांव के अंदर, सिरसा गांव के अंदर। सिरसा गांव सोनीपत। फटाफट कीजिएगा नोट, और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सोनीपत के अभी बचते हैं, उनको भी कवर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अच्छा, क्या क्या इश्यू आ रहा है तुम लोगों को, एक बार तो तुम्हारी राम राम नमस्कार ले लेता हूँ। जो बच्चे लेट से जुड़े हैं ना, राजविंदर कौर गुड मॉर्निंग, देवांग राव, संदीप ढूल, पूनम रानी, विशाल कोचर, आशु डांडा, करतार सिंह, सपना यादव,
जाट जाट, देवांग राव, राहुल वर्मा, अजय बराड़। हिसार नहीं आए सर, हिसार कहाँ आना था मेरे भाई। दिनेश कुमार, सर पार्टी बनती है बर्थडे की। बिल्कुल भाई पार्टी बनती है, कभी भी आप आओ, हिसार आओ तो मेरे को कॉल कर लेना, जहां पर तुम बोलोगे। यदि खाते होंगे तो दिन में पार्टी कर लेंगे, और पीते होंगे तो रात को पार्टी कर लेंगे, ठीक है। और खाते पीते हो तो फिर दिन में भी कर लेंगे और रात को भी कर लेंगे, जैसे तुम्हारी इच्छा। महेश देखिएगा, आपने वहां पे नोट्स बना रखे हैं, तो आपको हर एक पॉइंट दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। जितनी बातें मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बताऊंगा इस बैच के अंदर, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक करवाऊंगा मैं, ठीक है, वो हर बैच में करवाता हूं, उनको आप लोग ऐड करते रहिएगा बस, और ध्यान से सुनते रहिएगा। चलेगा भाई, बहुत अच्छा रहा कल का दिन, ठीक है। और तुम लोगों ने बहुत मैसेजेस मेरे पास भेज रखे हैं हर जगह, चाहे इंस्टाग्राम की मैं बात करूं, और इंस्टा पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं जिक्के भाई संदीप सिवाच से, चाहे मैं फेसबुक की बात करूं, चाहे मैं यूट्यूब की बात करूं, चाहे मैं एप्लीकेशन की बात करूं, और चाहे मैं मेरे पर्सनल नंबर की बात करूं, है ना। तो इतने मैसेजेस और बधाइयां मेरे को, शुभकामनाएं भेज रखी है कि उनको पढ़ने के लिए मेरे को लगभग 2-3 दिन लग जाएंगे, ठीक है। जब भी टाइम होगा मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर दूंगा। बहुत सारे बच्चों का तो रिप्लाई मैंने दिया कल रात को 11-12 बजे तक, और जो बाकी बच्चे हैं, बचे हुए हैं, वो ये ना सोचे कि सर ने हमारा मैसेज इग्नोर किया है ना। तो धीरे धीरे हर बच्चे तक रिप्लाई आएगा, कोई इश्यू नहीं है। चलेगा, आगे बढ़े फिर। बिल्कुल बिल्कुल, बाद में भी देख सकते हो आप, 6 महीने आपके पास रहेंगी वीडियो, 6 महीने आप चाहे दिन में 4-4 बार देखो, 6 महीने चाहे एक बार भी ना देखो, वीडियो आपके पास 6 महीने रहेंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी। मजे से देखो, जब भी टाइम लगे तभी पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तरी भारत का प्रथम उत्तरी भारत का प्रथम कृषि खोज संस्करण। उत्तरी भारत का प्रथम कृषि खोज संस्करण जो केंद्र है बच्चों, ये सोनीपत जिले के 2 गांवों के अंदर, एक बिगान गांव और एक कुराड़ गांव, बिगान गांव व कुराड़ गांव में स्थापित किया गया। बच्चों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था 900 BC जो बताया जाता है, और जो 18 दिन तक कुरुक्षेत्र की धरती के ऊपर कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था, इस युद्ध को टालने के लिए भगवान श्री कृष्ण जाते हैं बच्चों धृतराष्ट्र के पास, और धृतराष्ट्र के दरबार में जाके वो बोलते हैं कि मैं पांडवों को समझा दूंगा, वो कौरवों के साथ युद्ध नहीं लड़ेंगे, यदि आप इस बात पे सहमत हो जाते हैं कि उनको भरण पोषण के लिए आप 5 गांव दे देते हैं। तो बच्चों, ये जो 5 गांव मांगे गए थे भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से पांडवों के लिए, तो वहीं पर दुर्योधन था, और दुर्योधन ने 1 इंच जमीन भी न देने का फैसला किया था, और भगवान श्री कृष्ण को 2 टूक बातें सुनाते हुए बोला था कि मैं पांडवों को 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगा, आप तो 5 गांवों की बात करते हो। बच्चों, जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के भरण पोषण के लिए धृतराष्ट्र से 5 गांव मांगे थे, उन 5 गांव में एक गांव था आपका पांडुप्रस्थ, जिसे आज का पानीपत बोलते हैं।
एक था सोनप्रस्थ जिसे आज का सोनीपत बोलते हैं, एक था व्याघ्रप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ को आज बागपत बोलते हैं, जो उत्तर प्रदेश का जिला है, और उत्तर प्रदेश के इस बागपत जिले की सीमा अपने हरियाणा के सोनीपत के साथ लगती है। तो 3 गांव हो चुके हैं जो भरण पोषण के लिए मांगे थे भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से, और चौथा जो गांव था बच्चों वो था आपका इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ आज की हमारी क्या है, दिल्ली। दिल्ली को ही पहले किस नाम से जाना जाता था, इंद्रप्रस्थ के नाम से, क्योंकि इस क्षेत्र को पांडवों के लिए आबाद करने का जो काम किया था वो भगवान इंद्र ने किया था, क्योंकि ये धरती जहां आज दिल्ली वाला क्षेत्र है ये सांपों से भरी हुई धरती थी, और यहां पर सांपों के एक राजा रहा करते थे, तक्षक। कौन, तक्षक। वही तक्षक जो मैंने जींद जिले के अंदर आपको बताया था, जिसने परीक्षित की हत्या की थी, और परीक्षित की हत्या आप सभी को पता होगा जींद के सफेदों वाले इलाके के अंदर सांप के डसने के कारण हुई थी, और जिस सांप ने परीक्षित को डसा था, परीक्षित कौन था, परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र था। अभिमन्यु कौन था, अर्जुन का पुत्र था। अर्जुन कौन था, पांडु का पुत्र था बच्चों। कौन, अर्जुन। और पांडु कौन था, वो अंबालिका का पुत्र था। ठीक है, अब देखिएगा ये जो क्षेत्र सांपों वाला क्षेत्र था, इस क्षेत्र को साफ करके पांडवों के रहने के लिए उनकी एक राजधानी के रूप में भगवान इंद्र ने स्थापित किया था, और इंद्र द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इस क्षेत्र को हम पहले इंद्रप्रस्थ बोलते थे, जो आज का क्या है, दिल्ली है। तो ये 4 गांव हो चुके हैं, और 5वां वो गांव कौन सा था, 5वां वो गांव था फरीदाबाद जिले का एक गांव तिलपत, उसे तिलपत प्रस्थ कहा जाता था। तो जो 5 गांव पांडवों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों से भरण पोषण के लिए मांगे थे, उन 5 गांव में आपको ध्यान रखना है सोनीपत भी क्या था, एक था। चलिएगा इसी बात का जिक्र करेंगे अभी। तो महाभारत काल में पांडवों द्वारा भरण पोषण हेतु मांगे गए 5 गांवों में से ये क्या था, एक था। सोनीपत या सोनप्रस्थ भी एक था। तो उन 5 गांव में से 3 गांव अपने हरियाणा के थे, एक इंद्रप्रस्थ था और एक व्याघ्रप्रस्थ था। (1765) की बात है। 1765 में यहां पर बच्चों नजीबुद्दौला के द्वारा क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। 1765 ईस्वी में सोनीपत पर नजीबुद्दौला और आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी सीईटी के पेपर में आप सभी बच्चों ने सीईटी दिया होगा ना, तो वहां क्वेश्चन पूछा गया था कि नजीबुद्दौला के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया था नजफ खान। क्यों आंसर दिया था, क्योंकि सारे के सारे यूट्यूबर्स ने बहुत सारी मार्केट के अंदर हरियाणा जीके की जो किताबें आई हैं, जिनको लिखने वाले व्यक्ति की हिस्ट्री आप नहीं जानते हैं। ठीक है, हरियाणा जीके के अंदर परेशानी क्या है, हरियाणा जीके की जितनी भी किताब तुम मार्केट से खरीदते हो वो सारी की सारी कॉपी पेस्ट की गई है मेरे बच्चों। उन जो बातों को लिखने वाला व्यक्ति है उन्होंने कभी उन बातों को क्रॉस वेरीफाई नहीं किया है, उनको अच्छे तरीके से जांचा नहीं है। जब तक क्रॉस वेरीफाई नहीं होगा, जांचा नहीं जाएगा, मिस्टेक्स किताबों के अंदर आएगी। क्योंकि हरियाणा जीके जिसने भी लिखी है उसने ना तो कभी हरियाणा जीके इतनी डीपली तरीके से पढ़ाई होगी जितनी वो डीपली तरीके से बातें उस किताब में लिख रहा है। अब वो बातें जब उसने पढ़ाई नहीं है, वो लिख रहा है, तो इसका मतलब कहीं दूसरी जगह से उठा के उसको अपनी किताब में चिपका रहा है।
तो क्रॉस वेरीफाई नहीं होगा, जब उस चीज के ऊपर रिसर्च नहीं होगा तो गलतियां आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। इसलिए मार्केट के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके अंदर गलतियां हरियाणा जीके की किताब में ना हो, ठीक है। अब बस यही एक सिस्टम है। बाकी जो किताबें तुम खरीदते हो, चाहे तुम ज्योग्राफी की खरीदते हो, हिस्ट्री की खरीदते हो, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बच्चों उनको लिखने वाले जो लेखक है ना, वो खुद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो खुद पीएचडी कर रहे हैं, और बहुत जो बातें वो लिखते हैं किताबों में उनके ऊपर वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। वो ऐसा घटित हुआ है नहीं हुआ है चीजों को प्रूव करके उस किताब में डालने का काम करते हैं। इसलिए बाकी किताबों के अंदर गलती आपको नए के बराबर मिलेगी, लेकिन हरियाणा जीके के हर दूसरे तीसरे पेज के ऊपर आपको गलतियां मिलती हैं। वो कारण यही है कि हरियाणा जीके किताब लिखने वाले जो हाथ है ना, उनका बैकग्राउंड हरियाणा जीके नहीं है, उन्होंने कोई पीएचडी नहीं कर रखी हरियाणा जीके में, ना उन्होंने हरियाणा जीके बच्चों कहीं से अच्छे तरीके से पढ़ा रखी है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लेखकों से दूर रहें, क्योंकि ऐसे ऐसे लेखक आपका सिलेक्शन भी लेके बैठ सकते हैं। आप लोग मेहनत कर रहे हो, लेकिन किसके साथ मेहनत कर रहे हो, कौन सी किताब के साथ मेहनत कर रहे हो, किस कंटेंट के साथ मेहनत कर रहे हो, तो बच्चों यही आपका रिजल्ट देगा, ठीक है। ये आपका रिजल्ट नहीं देगा कि मैं एक गलतियों से भरी हुई किताब को 6-6 घंटे पढ़ता हूं, तो बच्चों वो सिलेक्शन वाली किताब आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। आपको एक विश्वास के साथ ऐसी जगह जुड़ना है जहां पर बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पहले जुड़े हों, जिनको फायदा हुआ हो। XYZ वो कोई भी टीचर हो सकता है, वो कोई भी किताब हो सकती है, ठीक है। और आप नहीं, आप अपने भाई बंधुओं को भी ये बात जरूर बताइएगा, जो मेहनती बच्चे हैं उनको इतनी गाइडेंस देने की जिम्मेदारी तुम लोगों की बनती है। तो 1765 ईस्वी में सोनीपत के ऊपर नजीबुद्दौला ने आक्रमण किया, और नजीबुद्दौला के बाद जो उत्तराधिकारी हुआ था वो जाम्बित खां हुआ था, नजब खान बिल्कुल नहीं हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी मैं जब हरियाणा का इतिहास पढ़ाऊंगा तो अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से हम आगे बढ़ेंगे। 1765 ईस्वी में सोनीपत पर नजीबुद्दौला द्वारा क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था। हम बात करेंगे यहां पर एक मकबरे की, एक मकबरा है ख्वाजा खिजर खां का मकबरा। ये हमने नहीं पढ़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट मकबरा है ये, ख्वाजा खिजर खां का मकबरा। बच्चों जब भी हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं इतिहास के अंदर, तो दिल्ली सल्तनत में जो चौथा वंश आता है सैयद वंश, सैयद वंश के यदि मैं संस्थापक की बात करूं तो भारत में सैयद वंश की नींव रखी थी खिजर खां ने। अब ये खिजर खां कौन था, ये था तैमूर का उत्तराधिकारी। तैमूर कौन बच्चों, जो एक आक्रमणकारी था जिसने 1398 में भारत के अंदर आके अफरा तफरी मचाने का काम किया था, बहुत सारे क्षेत्रों को लूटने का काम किया था। उसी तैमूर का ये सेनापति था ख्वाजा खिजर खां। और इसके मरने के बाद इसको दिल्ली के साथ लगते हरियाणा के सोनीपत में दफनाया गया था। जहां दफनाया गया उसे कब्र बोलते हैं, और कब्र के ऊपर खड़ी की गई इमारत क्या कहलाएगी, मकबरा। तो ख्वाजा खिजर खां का जो मकबरा है वो कहां है, सोनीपत में। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि मकबरा तो मैंने पढ़ लिया है, लेकिन ये कौन भाई साहब हैं, ये भाई साहब हैं सैयद वंश के संस्थापक। तो ये कहां स्थित होगा मेरे बच्चों, सोनीपत में स्थित है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर के बारे में भी हम इतिहास में पढ़ेंगे पूरा डीपली। बंदा सिंह बहादुर जो थे तो एक हिंदू, लेकिन बच्चों इन्होंने सिख धर्म को स्वीकार किया, और उसके बाद ये सिखों के एक प्रभावशाली व्यक्ति रहे। सिखों के पहले राजा रहे हैं बंदा सिंह बहादुर। सिख धर्म के अंदर 10 गुरु हुए हैं, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई भी गुरु बच्चों उसे मान्यता नहीं मिलती है, सिर्फ 10 गुरुओं को मान्यता सिख धर्म के अंदर मिलती है। तो उसके बाद सिख धर्म के अंदर क्या होता है स्टार्ट, बच्चों राजा वाली प्रणाली स्टार्ट होती है। और सिख धर्म के जो पहले राजा थे ना, वो कौन थे, बंदा सिंह बहादुर थे। सिख धर्म में पहले राजा कौन हुए हैं, बंदा सिंह बहादुर। और बंदा सिंह बहादुर द्वारा मुगलों से लड़ने के लिए मुगलों से लड़ने के लिए सैनिक मुख्यालय जो बनाया गया था, जहां पर बंदा सिंह बहादुर की सेना ने डेरा डाल रखा था, सैनिक मुख्यालय, वो सोनीपत के सिहरी गांव के अंदर
सिहरी खांडा गांव के अंदर बच्चों बनाया गया था। और ये मैं बात आपको बता रहा हूं 1709 की। सिहरी खांडा गांव सोनीपत के अंदर क्या है, बनाया गया था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। हम बात करें तो भारत का जो पहला पर्यटन विश्वविद्यालय है, भारत या प्रदेश का जो प्रथम पर्यटन विश्वविद्यालय है, टूरिज्म जो यूनिवर्सिटी हम बात करेंगे, वो राय सोनीपत के अंदर बच्चों प्रस्तावित है। ठीक है। दीनबंधु छोटूराम दीनबंधु छोटूराम रेसलिंग एकेडमी दीनबंधु छोटूराम रेसलिंग जो एकेडमी है, ये खरखोदा सोनीपत के अंदर बच्चों, जिसका उद्घाटन 2018 में मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया गया था। खरखोदा सोनीपत, स्थापना 2018। खरखोदा के अंदर और क्या बनने जा रहा है, मारुति कंपनी का तीसरा प्लांट। पेपर में पक्का पूछा जाएगा बच्चों, ये ध्यान रख लेना। मारुति सुजुकी का ये तीसरा प्लांट है और सबसे बड़ा प्लांट है। मारुति सुजुकी का तीसरा व सबसे बड़ा प्लांट, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां गाड़ियां बना करेंगी। खरखोदा सोनीपत नरेंद्र मोदी के द्वारा 2022 में ही इसका उद्घाटन किया गया था बच्चों। ठीक है। प्रदेश में यदि हम बात करेंगे, राष्ट्रीय कुश्ती एकेडमी की, नेशनल रेसलिंग एकेडमी, बच्चों ये सोनीपत के अंदर। ठीक है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि सोनीपत का जो उत्तर दिशा वाला क्षेत्र है, इस उत्तरी सोनीपत को भी हरियाणा में चावल का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन सा सोनीपत
चावल का कटोरे के नाम से जाना जाता है? पूर्वी सोनीपत, पश्चिमी सोनीपत, उत्तरी सोनीपत, दक्षिणी सोनीपत। तो ध्यान रखना है उत्तरी सोनीपत, जो पानीपत को टच करता है, क्योंकि सोनीपत के उत्तर में कौन होगा? पानीपत। उत्तर वाली दिशा कौन सी होती है? सिर वाली दिशा। और सोनीपत के सिर पे कौन बैठा है? पानीपत। और पानीपत हुआ, करनाल हुआ, ये बच्चों चावल के उत्पादन के लिए हरियाणा में काफी फेमस क्षेत्र है। ठीक है, तो उत्तरी सोनीपत को भी हरियाणा में क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ हरियाणा। तो अकेले करनाल को नहीं कहा जाता चावल का कटोरा, ध्यान रखना है। कुरुक्षेत्र को भी चावल का कटोरा बोला जाता है, कैथल को भी बोला जाता है, जींद को भी बोला जाता है, पानीपत को भी बोला जाता है, उत्तरी सोनीपत को भी मेरे बच्चों चावल का कटोरा कहा जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बच्चों ये भी बताया जाता है कि महाभारत काल में ये जो सोनीपत है ये एक राजा की राजधानी भी रहा। महाभारत काल में सोनीपत राजा चकवावेन राजा चकवावेन की क्या रहा है? राजधानी रहा। ठीक है, मुरथल के अंदर बियर का उत्पादन होता है, यह भी ध्यान रख लेना। बेवरेज इंडिया लिमिटेड के द्वारा, यहीं पर एक पॉइंट और बना देता हूं मैं, बेवरेज इंडिया लिमिटेड बेवरेज इंडिया लिमिटेड द्वारा मुरथल में, मुरथल जिसे डाबों का शहर बोलते हो आप लोग, बियर का उत्पादन। लड़कियों को तो नहीं पता होगा बियर क्या होती है, लड़कों को तो पता होगा, खींचते भी होंगे लड़के तो, मेरे को पक्का पता है। आजकल बाकी लड़कियां भी कम नहीं है। मैं एक जगह गया था तो वहां लड़कियां ज्यादा पी रही थी लड़कों से, लड़कियों को ज्यादा दुख है शायद। बियर का उत्पादन किया जाता है, तो पीना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लिमिट क्रॉस करके पीना बहुत गलत बात है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो पीना बिल्कुल भी गलत नहीं है भाई। चलेगा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट होता है हमारा कंप्लीट। और सोनीपत के बाद अब आपको लेके चलूंगा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर। जल्दी से इसको फटाफट नोट कर लीजिएगा और फिर हम कुरुक्षेत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे बच्चों। सर बुक कब आएगी? बुक वगैरह मेरे भाई अभी कोई तसल्ली नहीं है, सही बता रहा हूँ, देखो ईमानदारी से बता रहा हूँ। हाँ, बुक को लेकर मैं खुद सस्पेंस में हूँ, बहुत सारी चीजें अभी रहती हैं किताब के अंदर, तो आप अपनी तैयारी रखिएगा, सिर्फ बुक के भरोसे मत रहिएगा। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ आपको, चाहे बुरी लगे चाहे अच्छी लगे। हाँ, आप नोट्स बनाते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, कामचोर बनने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन आपके घर आएगा, मेरे घर नहीं आएगा। तो आपके घर सिलेक्शन आएगा तो सीधी सी बात है, आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं देखिएगा सिलेक्शन मेरे घर नहीं आ रहा, फिर भी मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 20 बातें बताई, मैं आपको 15 भी बता सकता था। ठीक है, तो ईमानदारी से मैं मेहनत कर रहा हूं, तो तुम लोग भी मेरे साथ मेहनत कीजिएगा, मेरे साथ कंटेंट लिखिएगा। एक बार लिखना पड़ेगा आपके हाथों को, उसके बाद दोबारा कभी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बार बार बोलता हूं, खुद के द्वारा लिखे गए शब्द खुद के होते हैं, और दूसरे के द्वारा लिखे गए शब्द दूसरे के होते हैं, और दूसरे के शब्द पेपर में कभी भी काम नहीं आएंगे। खुद की द्वारा की गई मेहनत, खुद के हाथों से लिखे गए शब्द जो बार बार आपके हाथ लिखेंगे, आपका हाथ थकेगा बच्चों, वही आपका हाथ पेपर में साथ देगा।
फटाफट डन लिखिएगा बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलेगा बच्चों, डन है तो आगे बढ़ेंगे फिर कुरुक्षेत्र की तरफ। मजा तो आ रहा होगा आप लोगों को तैयारी करते हुए। बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं कि सर सिलेबस हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। मेरे पास पर्सनल मैसेज भी करते हैं, इतने दुखी हो रखे हैं, पता नहीं क्यों है तुम्हें इतना दुख है ना, क्यों तुम्हें इतना दुख है मेरे भाई। मैं बार बार बोलता हूं कि तुम लोग इन बातों की टेंशन मत लिया करो, ठीक है। मेरे पास अभी भी एक मैसेज आया, मैंने चेक किया है कि सर जैसे आप पढ़ा रहे हो क्या इस तरीके से सिलेबस हो जाएगा। जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं कि सिलेबस की परिभाषा क्या होती है। मेरे को सिलेबस को तुम डिफाइन करो कि क्या होता है सिलेबस। मैं आपको बताता हूं, आपको शायद ना पता हो। सिलेबस का मतलब होता है कि जो हम पढ़ के जाते हैं पेपर से पहले, वो हमें पेपर में मिलना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिलेबस बोलते हैं, ठीक है। सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि हमने 15-20 दिन पढ़ा और हमने उसको सिलेबस मान तो लिया, लेकिन जब पेपर में बैठे तो वहां से हमारे क्वेश्चन ही कवर नहीं हुए, तो इसका मतलब वो हमारा सिलेबस में काउंट नहीं होगा। बच्चों जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, 25 नंबर आपके पेपर में हरियाणा जी के आएगी, तो 25 में से मैं आप लोगों को बताया है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग यहां से देखेंगे, ठीक है। 22 से 23 क्वेश्चन की तो मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूं, हर बच्चे की गारंटी आज से नहीं ले रहा, 2017 से पढ़ा रहा हूं। 2017 से लेके अब तक हर बैच में, चाहे मेरा ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन बैच हो, मैं गारंटी लेके इसलिए चलता हूं क्योंकि मैं एक एक चीज कवर करने का आदी हूं, मैं एक एक चीज पढ़ने की हैबिट रखता हूं, मैं मेरी आदत रखता हूं, ठीक है। तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इतने क्वेश्चन यहां से कवर होंगे ही होंगे। और 22 से 23 क्वेश्चन इसलिए बोला है कि 2-3 क्वेश्चन यदि वो अपनी मनमर्जी से अटपटे डाल देगा, यदि वो अटपटे नहीं डालेगा, पेपर पैटर्न पे डालेगा, अच्छे तरीके से डालेगा, तो बच्चों 25 के 25 क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। कई पेपर ऐसे भी हुए हैं, अब सीईटी के अंदर मैं आर्थिक सर्वेक्षण नहीं पढ़ाता था, मैं आंकड़े ज्यादा बच्चों के दिमाग में नहीं घुसाता था, क्योंकि आंकड़े बच्चों के याद नहीं हो पाते थे। तो अब की बार 2 से 3 क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आर्थिक सर्वेक्षण से आए हैं, वो सिर्फ बाहर गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण को छोड़ के कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बाहर गया हो हमारी रेंज से, ठीक है। तो आप लोग जब मेरे तरीके से तैयारी करोगे तो आपका जो सिलेबस है वो पेपर से पहले भी मैं करवा दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से करवा दूंगा, और आपको पेपर में आउटपुट आती नजर आएगी, आपको मजा आएगा हरियाणा जीके के गोले भरने में, ये मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं, ठीक है। लेकिन यदि आप बार बार बोलोगे सिलेबस हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा, तो फिर मैं फटाफट 1 महीने में सिलेबस करवा के साइड रखूंगा तुम्हें, ठीक है। फिर तुम खुद चिल्लाते फिरोगे कि सर ने हरियाणा जीके के अंदर ऐसा बोला था लेकिन पेपर में क्वेश्चन हुए नहीं। तो मैंने साथ में ये भी तो बोला है ना कि आप पेशेंस रखिएगा, जितना मैं पढ़ाता हूं चुपचाप पढ़ते रहिएगा, आपका काम पढ़ना है, एक्स्ट्रा बातें बिल्कुल भी तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। यदि तुमने बैच परचेज किया है, मेरे साथ इस बैच में पढ़ रहे हो, तो एक विश्वास के साथ ही पढ़ रहे हो, है ना। आप लोगों का विश्वास है तभी आप मेरे से पढ़ रहे हो, सीधी सी बात है। तो एक बार इस विश्वास को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने तो दो, सिलेबस को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने तो दो, ठीक है। मैं फटाफट भी करवा दूंगा सिलेबस, मैं 20 की जगह 10 बातें करवा दूंगा, ठीक है। तो फिर सिलेबस फटाफट तो होगा, पेपर में आउटपुट नहीं आएगी, और ये जो आपका समय है ये बड़ा कीमती समय है, ठीक है। यह समय दोबारा नहीं आएगा। 2023 के अंदर जो वैकेंसी है वो दोबारा नहीं आएंगी, ये ध्यान रखना है ना, आगे आने वाले 3-4 साल। तो एक बार में ही ऐसा पढ़ो
कि दोबारा हमें ना पढ़ना पड़े। सोनीपत जिला एक बार में ही ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा ना पढ़ना पड़े, उसके लिए आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बार बार एक ही क्वेश्चन पे मत आओ। मैं बार बार बोलता हूं कि सिलेबस तुम्हारा पक्का होगा। 150 घंटे मैंने हरियाणा जीके के बोले हैं, 149 घंटे भी नहीं रखूंगा, 150 की बजाय 160 हो सकते हैं, और पेपर से पहले करवाऊंगा, चाहे वो फरवरी में ही क्यों ना आ जाए, है ना। और ये मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना तुम, और बोलो। हाँ, काफी बातें हैं संदीप डूलिए, मैं इंडस्ट्री वगैरह में, उद्योग वगैरह में पढ़ाऊंगा आपको। चलेगा, कुरुक्षेत्र हम शुरू करेंगे हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम लोग इतनी टेंशन मत लिया करो, थोड़ी बहुत टेंशन मेरे को भी लेने दो, है ना। मेरे को बिल्कुल तुम टेंशन फ्री रखते हो, सारी टेंशन तुम खुद ही ले लेते हो, तो बिना टेंशन लिए मेरा भी टाइम पास नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी टेंशन मेरे को भी लेने दो तुम। चलेगा। आप लोगों ने यदि कुरुक्षेत्र को देखा है मानचित्र के ऊपर, तो ये आपको अंबाला के ठीक नीचे नजर आएगा, ये है हमारा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। और तुम कैसे भी चिल्लाते रहना, करवाऊं तो मैं मेरी मर्जी से ही, है ना। तो वो बच्चा भी टेंशन मत लेना कि सर फटाफट करवा देंगे कुछ बच्चों के दबाव में आके, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। उनका काम है चिल्लाते रहना, चिल्लाते रहेंगे, और आराम से सिलेबस करवाऊंगा। जो बच्चा पढ़ने वाला है बिल्कुल पेपर से पहले कंप्लीट करवाऊंगा, और आराम से सिलेबस कराऊंगा, जितना पढ़ा रहा हूं इसी स्पीड से पढ़ाऊंगा बस। कुरुक्षेत्र के साथ सीमा कौन बनाता है, एक तो ये बनाता है, ये है आपका अंबाड़ा, अंबाड़ा। और मेरे भाई एक ये है यमुनानगर, यमुनानगर। एक ये है आपका करनाल, और ये है एक आपका कैथल। तो हरियाणा के कितने जिले बनाते हैं कुरुक्षेत्र के साथ सीमा, 4 जिले बनाते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सारे के सारे बच्चे, कुरुक्षेत्र। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं स्थिति की। सर स्थिति क्या होती है, हरियाणा के मानचित्र के ऊपर जिस जिले को हम पढ़ रहे हैं वो जिला कौन सी दिशा में स्थित है, उसे हम स्थिति बोलते हैं, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र की जो स्थिति होगी, यदि आप हरियाणा के सेंटर में आके देखोगे, स्थिति हमेशा सेंटर से निकलती है बच्चों, तो वो आपको नजर आएगा हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में, हरियाणा के उत्तर पूर्व में। स्थिति के बाद बात करते हैं अस्तित्व की। बच्चों अस्तित्व का मतलब है कि कुरुक्षेत्र को यदि हम जिला पढ़ रहे हैं तो ये हरियाणा में जिला बना कब था। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि कुरुक्षेत्र से पहले जो जिले बने वो 22 दिसंबर 1972 को बने। 22 दिसंबर 1972 को बच्चों हरियाणा में 2 जिले बने थे ना। 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा में कितने जिले बने थे सर, 2 जिले बने थे। और बनने वाले ये जो 2 जिले थे, इनमें एक हमने पढ़ा भिवानी, जो अलग किया गया था हिसार और रोहतक से, और एक अभी हमने कंप्लीट किया है सोनीपत, जो अलग हुआ रोहतक से, ठीक है बच्चों। 22 दिसंबर 1972 के बाद हरियाणा में जो जिला बना था वो 22 से अगले दिन बना था। 22 से अगला दिन क्या होगा, 23। दिसंबर से अगले महीने बना था, दिसंबर से अगला महीना क्या होगा, जनवरी। और 72 से अगले साल बना था, 72 से अगला साल क्या होगा, 73। एक एक स्टेप आगे आना है।
तो ये जो अस्तित्व होगा ये आपको ध्यान रखना है 23 जनवरी 1973। 23 जनवरी 1973। बच्चों 23 जनवरी 1973 को जब ये जिला बना तो ये जिला सिंगल आया था अस्तित्व में। 22 दिसंबर 1972 को तो 2 जिले अस्तित्व में आए थे, ये जिला सिंगल आया था। तो जो चीज सिंगल होती है, अकेली होती है, उसका कोई ना कोई नंबर भी होता है। बच्चों मैं आपसे पूछूं कि कुरुक्षेत्र जब हरियाणा में जिला बनाया गया 23 जनवरी 1973 को, तो ये हरियाणा में कौन से नंबर का जिला बना था? तो 7 जिले तो 1 नवंबर 1966 को थे, 2 जिले 22 दिसंबर 1972 को बने, तो हुए टोटल 9। तो बच्चों ये जिला हरियाणा में कौन सा होगा सर? 10वां जिला होगा। और मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो 10वां जिला है ये अलग किससे किया गया? तो कुरुक्षेत्र जो अलग हुआ था वो करनाल से अलग हुआ था बच्चों। करनाल से क्या हुआ था? अलग हुआ था। अस्तित्व के बाद हम बात करेंगे एरिया की। मतलब क्षेत्रफल की। और मैं आप लोगों से पूछूं कि इसका एरिया कितना है, तो आपको बोलना है 1530। 15 और 15 का कर देंगे डबल 30, 1530 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है मेरे भाई? एरिया है। क्षेत्रफल के बाद मेरे बच्चों बात करते हैं पॉपुलेशन की, जनसंख्या की। और जनसंख्या जब भी किसी जिले की पूछी जाएगी तो मैंने आप लोगों को यह बताया था कि हमेशा आपको कौन सी जनगणना को आधार मानना है? 2011 की जनगणना को, क्योंकि आज से पहले लोगों को कब गिना गया था? 2011 में गिना गया था। और 2011 में जो जनगणना हुई थी क्या हरियाणा के 22 जिलों में हुई थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 22वां जिला तो खुद 2016 में बना है। तो वो 21 जिलों में जनगणना हुई थी। उन 21 जिलों में 6 ऐसे जिले मैंने आपको बताए थे जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से क्या रही थी? कम रही थी। 9 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम जनसंख्या वाला जिला रहा था आपका कुरुक्षेत्र। और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या 6 थी, जिसमें मेरे बच्चों एक पंचकुला था, एक कुरुक्षेत्र था, एक रेवाड़ी था, एक महेंद्रगढ़ था, एक झज्जर था और एक फतेहाबाद था। तो ये 6 ऐसे जिले जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से क्या रही थी? कम रही थी। जनसंख्या के बाद यदि हम बात करते हैं इसके पुराने नाम की, कुरुक्षेत्र का जो पुराना नाम है बच्चों वो एक तो रहा है धर्मक्षेत्र। और सीईटी के पेपर में आपसे ये पूछा गया था कि कुरुक्षेत्र का नाम जो धर्मक्षेत्र है वो गीता के कौन से श्लोक में? तो बच्चों ये गीता के पहले श्लोक में लिखा पाया गया है। और ये हर बैच में मैंने बच्चों को बताया था सीईटी के पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब वो बच्चों को क्या लगे होंगे? मुश्किल लगे होंगे, क्योंकि बच्चे सिर्फ किताबें पढ़ने का आदी हैं। 200 रुपए की एक किताब मार्केट से खरीदेंगे किसी भी पब्लिकेशन की और उसको फटाफट 1 महीने में पढ़ के बोलेंगे हरियाणा जीके बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, वो जो किताब में लिखी गई है ना वही 200 पेज आसान है, उसके ऊपर भी हरियाणा जीके आती है और आपको उस किताब से ऊपर सीखना है। वो किताब जहां से भी तुमने ली होगी 200 पेज की या 200 रुपए की, वो किताब हरियाणा के 22 के 22 जिलों के बच्चों के पास है। ठीक है, हरियाणा के हर गांव में पढ़ने वाले बच्चों के पास है। तो तुम्हारे पास कोई खास चीज नहीं हरियाणा जीके में, तुम्हें हर चीज खास लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सिलेक्शन वाली लिस्ट में शामिल होना है। और सिलेक्शन वाली लिस्ट में जो बच्चे शामिल होते हैं उन्हें खास बच्चे बोलेंगे। तो आप लोगों के पास बाकी बच्चों की तुलना में एक्स्ट्रा कंटेंट होना चाहिए, एरर फ्री कंटेंट होना चाहिए, अच्छा कंटेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप फाइनल लिस्ट के अंदर शामिल होने वाले बच्चों में अपने आप को देखोगे। ठीक है, तो सिर्फ एक किताब पढ़ने से आप ये नहीं बोल सकते हो हरियाणा जीके आसान है। ठीक है, जहां से आपने पढ़ी होगी ना, हो सकता है उस पब्लिशर ने, उस राइटर ने हरियाणा जीके जानबूझ के आसान लिखी हो, क्योंकि जो चीज आसान होती है बच्चा उसके ऊपर टूट के पढ़ता है। और जब बच्चा टूट के पढ़ता है इसका मतलब वो किताब इतनी कारगर नहीं होगी, क्योंकि सीधी सी बात उसके अंदर आसान आसान बातें हैं और हमारा दिमाग आसान चीजों की तरफ पहले भागता है, मुश्किल चीजों से नफरत करता है। आपको मुश्किल चीजों की तरफ बढ़ना है, जो आपने आज तक ना पढ़ा हो हरियाणा जीके के अंदर वो पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। और अकेले हरियाणा जीके नहीं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो,
रीजनिंग पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, तो जितना स्कोर तुम्हारा बन रहा है आपको उससे ऊपर तैयारी करनी है। और उससे ऊपर तैयारी करनी है तो आपको बच्चों जो आज तक आता है कंटेंट उससे ऊपर की क्या करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र का नाम धर्मक्षेत्र कहां पाया गया? गीता के प्रथम श्लोक में पाया गया। बच्चों एक कुरुक्षेत्र का नाम पाया गया श्रीकंठ जनपद, ये जो नाम है ये नागवंश के शासकों ने दिया था। अब आप बोलोगे कि सर हरियाणा का नाम था श्रीकंठ जनपद। मेरे बच्चों ये जो हरियाणा वाला इलाका है ना, यहाँ पर आर्यवंशी कुरु सबसे पहले आए थे और आर्यवंशी कुरुओं ने सबसे पहले हरियाणा के इस उत्तर पूर्वी इलाके में आके स्वयं अपने हाथों से जमीन को खोदने का काम किया था और उन्होंने 48 कोस भूमि को खोदने का काम किया था। और सही मायनों में ये 48 कोस भूमि जिसको खोदकर कृषि योग्य बनाने का काम आर्यवंशी कुरुओं ने किया, इसी को हम बोलते हैं कुरुक्षेत्र, कुरुओं के द्वारा खोदा गया क्षेत्र। लेकिन बच्चों दिल्ली के आसपास वाला जो इलाका है वो खांडोप्रस्थ कहलाता था। और दिल्ली से थोड़ा सा यदि हम ऊपर की ओर आएंगे, या तो हम पश्चिम की तरफ या हम उत्तर की तरफ, दिल्ली से या हम जाएंगे पश्चिम की तरफ या दिल्ली से हम आएंगे उत्तर की तरफ, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र खांडोप्रस्थ के अलावा कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो कुरुक्षेत्र सिर्फ आज का कुरुक्षेत्र नहीं है, कुरुक्षेत्र खांडोप्रस्थ से ऊपर वाला सारा का सारा इलाका है। ठीक है, इसीलिए बच्चों हम इस कुरुक्षेत्र का एक नाम क्या बोलेंगे आगे चल के? श्रीकंठ जनपद भी बोलेंगे। और यह श्रीकंठ जनपद जो नाम है पाया गया, ये पाया गया है हर्षचरित में। हर्षचरित में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, एक इसका नाम पाया गया है शरणावर्त। और शरणावर्त जो नाम पाया गया है कुरुक्षेत्र का, यह पाया गया है अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि नाम के ऋषि ने। और संस्कृत में 8 अध्यायों में लिखी गई, 8 चैप्टर में लिखी गई ये पुस्तक, इसलिए इसे अष्टाध्यायी बोलते हैं। और अष्टाध्यायी में इसका वर्णन है शरणावर्त। ठीक है, तो ये इसके क्या रहेंगे? पुराने नाम रहेंगे। पुराने नाम के बाद हम बात करेंगे बच्चों इसके नामकरण की। इसका नाम कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा है? तो अक्षेत्र के आगे जो कुरु जोड़ा गया है ये एक वंश हुआ और इसी वंश से आने वाले लोगों को बोला गया आर्यवंशी कुरु। और इन्हीं आर्यवंशी कुरुओं के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? कुरुक्षेत्र पड़ा है बच्चों। ठीक है, नामकरण के बाद बच्चों बात करते हैं उपनाम की। उपनाम में एक तो आपको ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं हरियाणा की धर्म नगरी। एक तो इसे बोलते हैं हरियाणा की धर्म नगरी, एक इसको बोलते हैं 360 तीर्थों का संगम। तीन सौ साठ तीर्थों का क्या बोलेंगे? संगम बोलेंगे। 68 तीर्थों का संगम हमने हाट गांव जींद को बोला था, 360 तीर्थों का संगम किसे बोलेंगे? कुरुक्षेत्र को बोलेंगे। एक बच्चों इसे क्या बोलेंगे? वैदिक सभ्यता का पालना। वैदिक सभ्यता कौन से लोगों के आगमन के बाद शुरू हुई? आर्य लोगों के आगमन के बाद, क्योंकि आर्य जो लोग थे उनका जो जीवन था वो वेदों के ऊपर आधारित था और वेदों के ऊपर आधारित होने के कारण हमने उनको क्या बोला? वैदिक लोग बोला है। ठीक है, वैदिक लोग बोला है। और उनके द्वारा जो सभ्यता भारत के अंदर फैलाई गई उसी को हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता। तो बच्चों वैदिक सभ्यता का जो प्रचार और प्रसार भारत में हुआ
वो आर्यवंशी लोगों के द्वारा कुरुक्षेत्र में रहकर किया गया है। तो वैदिक सभ्यता का प्रचार और प्रसार जब यहां से होगा तो वैदिक सभ्यता यहीं से पली बड़ी होगी, और जहां से कोई चीज पलती है, बढ़ती है, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ती है, उसे पालना बोलते हैं। तो इसे बोलेंगे वैदिक सभ्यता का पालना। अब आप लोग भी जब बड़े हुए होंगे तो पालने में झूल झूल के ही बड़े हुए हो। आपका जो लालन पालन पोषण हुआ है वो पालने से ही तो हुआ है। तो बच्चों, जहां से कोई चीज पलती है, बढ़ती है, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ती है, उसे पालना बोलते हैं। वैदिक सभ्यता का पालना कौन कहलाएगा? कुरुक्षेत्र कहलाएगा। नेक्स्ट इसे बोलते हैं सिटी ऑफ पारक्स। सिटी ऑफ पारक्स, इसको सिटी ऑफ पारक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर 3 बड़े पार्क हैं। हर्षवर्धन पार्क, तपोवन पार्क और पुरुषोत्तम पार्क। हर्षवर्धन पार्क, तपोवन पार्क और पुरुषोत्तम पार्क, तो 3 बड़े पार्क होने के कारण इसे हम क्या बोल देते हैं? सिटी ऑफ पार्क्स बोल देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही हम करेंगे, और कल की क्लास में कुरुक्षेत्र जिले को आज की बातों से आगे कंटिन्यू हम लेके चलेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट जिला है एग्जाम के दृष्टिकोण से कुरुक्षेत्र, क्योंकि जब भी कोई धार्मिक तीर्थ स्थान, कोई धर्म की बात होगी, ठीक है, तो कुरुक्षेत्र से वो क्वेश्चन उठ के आएगा ही आएगा। तो हम मिलेंगे बच्चों अब रात की क्लास में, जहां हम पढ़ रहे थे हरियाणा खेल जगत, और मिसलेनियस पार्ट आपका रात की क्लास में चलता रहेगा। मॉर्निंग की क्लास में आप लोगों का जिले चलते रहेंगे। ठीक है, और दोनों पार्ट खत्म होने के बाद फिर मॉर्निंग में एक अलग पार्ट शुरू करेंगे, इवनिंग में एक अलग पार्ट शुरू करेंगे। चलेगा? थैंक यू, बाय बाय। सर सीएम कौन था? चलिएगा, सीएम कौन था भाई? बंसीलाल ही था। यदि हम मुख्यमंत्री की भी बात कर लेते हैं, हर जिले के अंदर हम मुख्यमंत्री भी तो पढ़ के चलते हैं। वो इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का ही रोल रहता है जिले बनाने में। कानूनी दृष्टि से तो राज्यपाल का रहता है, लेकिन लोगों की दृष्टि से मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल। इससे अगला जो जिला पढ़ेंगे वो भी बंसीलाल ने ही बनाया था, सिरसा। तो भिवानी, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा, ये गठन के बाद स्टार्टिंग के 4 जिले बंसीलाल ने बनाए। फिर बंसीलाल 2 जिले और बनाएगा, झज्जर और फतेहाबाद, 15 जुलाई 1997 को। तो टोटल बंसीलाल ने 15 में से 6 जिले बनाए हैं। गठन के बाद 15 जिले ही बने हैं। गठन के समय 7 थे, 15 बाद में बने, टोटल 22। और इन 15 में सबसे ज्यादा बंसीलाल ने 6 बनाए, देवीलाल ने 4 बनाए, तो हुए 10। 2 बनाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, हुए 12। 2 बनाए भजनलाल ने, हुए 14। और 1 जिला बनाया है मनोहर लाल खट्टर ने। तो टोटल इस तरीके से ये 15 जिलों का गठन हरियाणा गठन के बाद अब तक हरियाणा में हुआ है। इवनिंग की टाइम क्या होगी? 8 से 9 होगी बच्चों, रात को 8 से 9 मिलेंगे। ठीक है।